हेलो एवरीवन। तो गाइज आज है पॉलिटी का लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर। तो ये पहले तुम सब्जेक्ट का नाम लिख दें इसमें पॉलिटी, और चैप्टर का नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई। एजीआई के साथ साथ हम एडवोकेट जनरल्स भी पढ़ेंगे, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हम यहाँ पे इसको भी साथ में ही कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आप समझ गए हैं, आर्टिकल नंबर 76 जो कि है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। तो अटॉर्नी का मतलब होता है वकील, ठीक है। तो ब्रिटेन वगैरह में अटॉर्नी क्या किनको कहते हैं, तो हम वकील को कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 165 165 इसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो अभी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम है आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी जो है वो 16th अटॉर्नी जनरल हैं। इसके पहले 15th अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनका काम क्या होता है और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ये सारे वर्ड अब आप धीरे धीरे, जैसे आप पॉलिटी में आपने ऑलरेडी 12 लेक्चर्स देख लिए हैं, तो अब आप इनको समझेंगे, ये सारे वर्ड्स को समझेंगे। तो जब भी किसी भी पोस्ट के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जब भी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ाने से पहले ही आपको बता रही हूँ कि हम आर्टिकल नंबर 76 में पढ़ने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये संविधान में मेंशन किया हुआ है ना, संविधान में इसका वर्णन दिया हुआ है। तो जब भी किसी भी पोस्ट के बारे में संविधान में वर्णन है तो वो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संवैधानिक पोस्ट, राइट। जब वर्णन नहीं है तब हम उनको कहते हैं कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर अगर वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी, 16th अटॉर्नी जनरल। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे सरकार केंद्र में होती है, सरकार को एक वकील चाहिए होता है। ये हम सरकारी वकील की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकार के वकील के बारे में। तो सबसे ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग है वो एक्चुअली सरकार पे ही पेंडिंग है। तो सरकार को कौन रिप्रेजेंट करेगा, है ना, हमें या आप पे केस हो जाता है तो आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपके जो वकील हैं वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से केंद्र सरकार ने भी अपने लिए एक वकील ऑलरेडी नियुक्त करके रखा हुआ है, और जब भी कोई भी ऐसा इवेंट आता है किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो ये सरकार को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की तो हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पार्ट 5 और आर्टिकल नंबर 76 में है। सेम इसी तरह से साथ में ही पढ़ लेते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे बिहार के हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन है। तो जैसे बिहार के हैं, यूपी के हैं, हर एक राज्य सरकार के पास भी अपने वकील होते हैं। ये पार्ट 6 जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल नंबर 165 में है। अब इनके बात आती है इनके अपॉइंटमेंट की। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और राज्य में इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य में इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। छोटा सा चैप्टर है, कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को हम देखेंगे। फिर बात आती है कि इनका क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो जब हम अटॉर्नी जनरल, जो कि केंद्र सरकार के वकील होते हैं, उनकी बात करते हैं तो इनका क्वालिफिकेशन एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए। क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन? यानी कि वो भारत में सिटीजन हो, है ना, इंडियन सिटीजन है, साथ ही साथ उनके पास जज का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट में करीबन 5 साल तक का, या फिर उनके पास हाई कोर्ट में एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो 10 साल का, या फिर वो प्रेसिडेंट की नज़र में एक एमिनेंट जूरिस्ट हो। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से देखेंगे कि फर्स्ट है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है हाई कोर्ट में जज होने का एक्सपीरियंस इनके पास करीबन 5 साल का हो, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस इनके पास हो 10 साल का, या फिर वो प्रेसिडेंट के नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में एक एमिनेंट जूरिस्ट हो, ठीक है। तो ये सारा क्वालिफिकेशन अगर कोई फुलफिल कर रहा है तो वो क्या बन सकते हैं? वो जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं तो उनके पास क्वालिफिकेशन है एजीआई बनने का, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने का। सिमिलरली होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो जब राज्य में हम सरकार के वकील की बात करते हैं तो इनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये राज्य की बात है, तो हाई कोर्ट के जज जितना इनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी ये भारत के सिटीजन हो। इनके पास जुडिशियल सर्विस का 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इसका मतलब क्या है कि जब आप सुनते हैं बीपीएससी ब्रैकेट में जे, यानी जुडिशियरी,
है ना। तो जो लोग इस एग्जामिनेशन को, जुडिशरी वाले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं और 10 साल तक का उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो ये भी इसमें एक क्वालिफिकेशन इसमें डाला गया है। और साथ ही साथ एक और क्वालिफिकेशन है जो कि कॉमन है यहाँ पे, 10 साल एडवोकेट होने का हाई कोर्ट में। तो ये क्वालिफिकेशन है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का। यही चीज़ आप हिंदी में देख सकते हैं कि एचसी यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश होने की योग्यता, यानी कि भारत का नागरिक 10 वर्ष तक राज्य की न्यायिक सेवा में हो या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील हो। तो ये क्या बन जाएंगे, महाधिवक्ता राज्य के। फिर हम बात करते हैं इनके टेन्योर के बारे में। देखिए टेन्योर फिक्स नहीं होता है और ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। इसका मतलब है कि सरकार को जब लगेगा कि, अब देखिए ये बिल्कुल सरकार के ही कंट्रोल में ये बात रहेगी, ये पूरा पोस्ट उनके कंट्रोल में रहेगा। क्यों? क्योंकि सरकार अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती है किसी कोर्ट में तो वो बाध्य ना हो, है ना, वो अपने रिप्रेजेंटेशन को चुन सके, अपने रिप्रेजेंटेट जो उनको कर रहा है उनको चुन सके। तो इस कारण से इनका टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है। संविधान में कहा गया है कि सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट किन्हीं को भी नियुक्त कर सकते हैं जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, और जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे उनके प्लेजर तक ये काम करेंगे। स्टेट में भी सेम है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो क्या करेंगे, वो उनको एडवाइस करेंगे गवर्नर को, और गवर्नर के ही प्लेजर पे ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैं ये काम करेंगे। सैलरी इनका फिक्स नहीं है, संविधान डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, संविधान इनके टेन्योर में, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लिखा रहेगा कि सैलरी विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट, संविधान में लिखा है कि पार्लियामेंट को ये दिया गया है कि वो सैलरी डिसाइड करे जब भी किसी बॉडी का, मान लीजिए, तो कभी भी उनके टेन्योर में नहीं कम किया जाएगा। अगर कम करना है या बढ़ाना है तो वो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट जो व्यक्ति आएंगे, नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट होगा, उनके टेन्योर में उस चीज़ का पालन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी में लिखा हुआ है कि नॉट फिक्स, संविधान में ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट इसको डिटरमाइन करेंगे। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट भी डिटरमाइन करता है, लेकिन यहाँ पे सैलरी कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर रहा है। प्रेसिडेंट का सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, तो वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि 2010 से लेके 2015 तक कोई प्रेसिडेंट है और इनका सैलरी है 4 लाख मान लीजिए, और अब पार्लियामेंट कह रहा है कि नहीं पैसा कम है, हम इसको 3 लाख करना चाहते हैं, तो अब जब तक ये रहेंगे उस बीच में इसको कम नहीं किया जाएगा। जब नए नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट में उसको किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है जब भी कम किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वेतन और कार्यालय, आप समझ गए। रेजिग्नेशन, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देंगे अपना रेजिग्नेशन, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है गवर्नर को देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ही इज अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस, तो यहाँ पे देखिएगा कि ही रिजाइंस व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन। तो देखिए जब सरकार का कोई वकील है ना, सरकार का वकील, जैसे अभी आर वेंकटरमानी है, तो आर वेंकटरमानी जी जो है वो सरकार के वकील हैं। अब अगर सरकार गिर जाती है, सरकार का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, तो सरकार क्या करेगी, सरकार के साथ साथ इनके वकील भी चले जाएंगे, इनके वकील को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं, नई सरकार आएगी तो वो अपने नए वकील को चुनेंगी। स्टेट में भी होता है और केंद्र में तो है ही। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं और एडवोकेट जनरल राज्यपाल को देते हैं। इनका ऑफिस फिक्स नहीं है, टर्म जो है वो फिक्स नहीं है संविधान में, और ये किनके प्लेजर पे काम करते हैं, तो ये जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, और एडवोकेट जनरल जो है वो गवर्नर के प्लेजर पे काम करते हैं। उसके बाद कंटेन द प्रोसीजर, देखिए इनको हटाने का कोई प्रोसीजर नहीं है कहीं पे भी संविधान में। इन दोनों को कैसे हटाया जाएगा, अटॉर्नी जनरल जो कि 76 में है या एडवोकेट जनरल जो कि 165 में, कैसे हटाया जाएगा ये कहीं फिक्स नहीं किया हुआ है, कहीं दिया हुआ नहीं है। तो ये बहुत क्लियर बात है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब सरकार चाहेगी तो इनको हटाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं इनका काम क्या है। इनका काम है कि जब सरकार को, अगर वो केंद्र सरकार में है तो अटॉर्नी जनरल, राज्य सरकार में तो एडवोकेट जनरल, जब सरकार को कोई भी लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए होगा तो ये इनको एडवाइस देंगे। साथ ही साथ जब सरकार को कहीं रिप्रेजेंट करना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली एडवोकेट जनरल जो है उस राज्य के सरकार को ये रिप्रेजेंट करेंगे।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का कहीं रेफरेंस है, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल नंबर 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। तो यहाँ पे भी यानी कि जो भी कोई भी ऐसा केस, कहीं पे भी कोई केस है, कहीं पे भी कोई केस है जो कि सरकार पे चल रही है, केंद्र सरकार पे, तो उस केस में सरकार के वकील कौन होंगे, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। इसीलिए ये कोई भी ऐसा केस नहीं ले सकते हैं जो कि सरकार के खिलाफ है, जितना देर का इनका टेन्योर है, ये कोई भी ऐसा केस नहीं लेंगे जो सरकार के खिलाफ हो जाएगा, राइट। यही चीज आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये हाईएस्ट और फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे कंट्री के, अटॉर्नी जनरल, और जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के। क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, यानी कि जितने समय के लिए रहेंगे अटॉर्नी जनरल, क्या उसके बाद ये कोई अपॉइंटमेंट इनको मिलेगा, मिल सकता है। और साथ ही साथ ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसा होगा कि जैसे आर वेंकट रमानी जी हैं, वो सरकार के वकील हैं, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, लेकिन जब सरकार पे कोई केस नहीं चल रहा है, और क्या ये अपना अलग से भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हाँ ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी ऐसा केस नहीं लेंगे जो कि सरकार के ही खिलाफ है, ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कोई काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी समझ गए हैं कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। उसके बाद अगर ये इनका कोई ऑलरेडी केस चल रहा है, कोई उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस में केस ले ली, लेकिन सरकार जब भी उनको बुलाएगी, जब भी सरकार को ऐसा लगेगा कि सरकार को रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार के काम को देंगे और ये इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अटॉर्नी जनरल जो है वो फुल टाइम नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि क्योंकि ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, तो वो क्या है, वो सरकारी सेवक हैं, तो ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो है गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते। अब जैसे आपके कोई वकील है, तो ऐसा थोड़ी कि आप ही पे हमेशा केस रहेगा, वो आप ही का केस देख रहे हैं, वो आपके केस के साथ साथ दूसरे का भी केस देख रहे हैं, लेकिन हाँ वो आपके वकील है, तो जब आपको काम पड़ेगा तो वो आपके लिए वहां पे मौजूद रहेंगे। ये क्या कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में, ठीक है, किसी भी कोर्ट में ये वहां पर एज अ ऑडियंस यानी कि वो मौजूद हो सकते हैं और कोर्ट का प्रोसीडिंग देख सकते हैं। ये इनको एक और क्या मिला है राइट, तो ये राइट टू स्पीक है। ये देख तो सकते हैं प्रोसीडिंग, साथ ही साथ ये वहां पर स्पीक भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी, चाहे वो केंद्र सरकार का है और एडवोकेट जनरल जो है वो राज्य सरकार के, किसी भी प्रोसीजर में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हाँ वोट नहीं कर सकते हैं, वोट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके सदस्य नहीं है, अगर सदस्य होते तो वो वोट भी कर सकते थे। तो यानी कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है, या कोई ज्वाइंट सेटिंग चल रहा है, कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी कोर्ट में, ये यहाँ पे इनको ऑडियंस होने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे वोट नहीं करेंगे। वोट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसके सदस्य नहीं है। अगर किसी कमेटी के सदस्य हैं तो हाँ वहाँ पे ये वोट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितने फायदे मिलते हैं, जितना इनको इम्यूनिटी मिलता है, जितना विशेष अधिकार मिलता है, तो ये संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी विशेष अधिकार और यहाँ पे जितने भी इम्यूनिटीज हैं सबका आनंद ये लेते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इनको ही हेल्प करने के लिए एक और बॉडी है जो कि है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कहीं मेंशन नहीं है संविधान में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई नहीं है, ये संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, ये बस क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये अटॉर्नी जनरल की बस मदद करेंगे, लेकिन संविधान में कहीं पे भी ये दोनों के बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप देखेंगे कि जब हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 165 में इसका मेंशन है, और कोई आर्टिकल है जिसमें एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन है, यानी कि महाधिवक्ता का। तो आप देखिएगा कि राइट ऑफ द एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स कमिटी, यानी कि जिस तरह से विधानसभा में किसी भी विधायक को या फिर पार्षद को, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा विधान परिषद में जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को है। ये आर्टिकल नंबर 177 में है। 194 में क्या है, पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल। तो इनको जो भी शक्ति मिली है, इनको जो भी विशेष अधिकार मिला है, जो भी इम्यूनिटी मिला है, वो 194 में है। आपका पहला होमवर्क तो ये है कि इसी तरह से, ठीक है, आपका फर्स्ट होमवर्क ये है
कि जैसे इनका मैंने एक्स्ट्रा 2 आर्टिकल बताया है, तो अटॉर्नी जनरल में भी 76 तो आपने पढ़ लिया, और एक्स्ट्रा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में मेंशन है। फाइन, अब आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा ये आपका टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, सुप्रीम कोर्ट में जज का जो भी क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। यानी कि पहला तो है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। नहीं, पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे हो सकते हैं, ही मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक के लिए, ठीक है। तो 5 साल तक के लिए वो हाई कोर्ट के जज हों, ये पहला क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आप देखेंगे ही मस्ट बी एन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स इन द हाई कोर्ट, ये भी बात सही है। साथ ही साथ एक और क्या है कि एमिनेंट जूरिस्ट हो, यानी कि वो प्रेसिडेंट की नजर में क्या हो, जूरिस्ट हो, एमिनेंट जूरिस्ट हो, काफी प्रख्यात जूरिस्ट हो, तो भी उनको अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है 10 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। भारत में कोई भी पूर्व अटॉर्नी जनरल पुनः नियुक्त के लिए योग्यता इनका है, यानी कि इनको इनएलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये बात गलत है क्योंकि आप जानते हैं कि रीअपॉइंटमेंट जो है ना, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। इनका पीरियड जो है वो इनडेफिनेट पीरियड है, ये भी बात सही है। सेकंड क्या लिखा हुआ है कि नियुक्ति जो है अनिश्चित काल्य के लिए है, अनिश्चित काल्य है क्योंकि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं, है ना। और एडवोकेट जनरल जो है प्लेजर ऑफ गवर्नर पे काम करते हैं। और थर्ड लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया था। तो पहला और तीसरा कथन गलत है और दूसरा कथन बस आपका सही है क्योंकि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें इनके अपॉइंटमेंट के बारे में है। देखिए ट्रिक क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने अटॉर्नी जनरल तो 76 में पढ़ा, लेकिन क्या पता अपॉइंटमेंट के लिए कोई अलग से आर्टिकल है। ऐसा नहीं है, एक ही आर्टिकल में सब कुछ है, ठीक है, क्लॉजेस में डिवाइन है, एक ही आर्टिकल में सब कुछ है। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल नंबर 76 में आपका मेंशन किया हुआ है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो आपके क्या होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ठीक है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। उसके बाद हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इनके पास वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास क्वालिफिकेशन है। और जब आप एडवोकेट महाअधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी बार बार हम इंडिया बोल रहे हैं, तो इनके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इनके पास हाई कोर्ट के जज जितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर आप देखिएगा नॉट ट्रू, क्या गलत है एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। वह भारत सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, ये बात तो सही है। उनका कार्यालय व वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, ये बात भी सही है, हमने पढ़ा है। उसे संसद की कार्यवाही में मतदान का अधिकार है। देखिए यही बात गलत है कि राइट टू वोट, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन राइट टू वोट, मतदान करने के लिए जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ द हाउस को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मेंबर। तो अगर ये मेंबर नहीं है तो इनको नहीं मिलेगा। वह केंद्र सरकार से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में समक्ष उपस्थित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इनका तो ये मेन ड्यूटी इनका यही है। समझ में आया आपको? छोटा चैप्टर है, तो हमने सब कुछ समझ लिया। हमने समझा कि इनका टर्म जो है वो फिक्स नहीं है, ये कभी भी जब भी प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटाया जा सकता है, जब भी सरकार चाहे प्रेसिडेंट को एडवाइस देके इनको हटाया जा सकता है। इनका ड्यूटी यही है कि कोई भी लीगल मैटर हो तो ये क्या करेंगे, जैसे ही प्रेसिडेंट इनको कहेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जितने भी लीगल कैरेक्टर्स के जितने भी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट इनको असाइन करेंगे तो ये उसको करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सारे केसेस में रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और कोई भी ऐसा केस जो हाई कोर्ट में हो। प्रेसिडेंट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं 143 में, तो प्रेसिडेंट अगर इनको रेफर कर रहे हैं कहीं पे भी, तो प्रेसिडेंट के रेफरेंस से प्रेसिडेंट को भी ये यहाँ पे
रिप्रेजेंट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी काम इनको जो डिस्चार्ज किया जाएगा लीगल मैटर का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे। राइट्स एंड लिमिटेशंस क्या है? देखिए, ये बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, कोई भी, जैसा हमने बात की, कोई भी कमिटी में, कोई भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं और ये कोई भी ऐसा केस नहीं लेंगे जो कि सरकार के खिलाफ है। तो ये बात आप यहाँ पे समझ गए हैं, यही राइट्स एंड लिमिटेशंस है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अटॉर्नी जनरल। तो राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, ठीक है, ये सारे कोर्ट में क्या कर सकते हैं, सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है इनके पास, उसकी कार्यालय, और यहाँ पे आप देखिएगा कि टर्म और जो रेम्यूनरेशन है ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करते, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ये भी सही बात है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पे एडवाइस कर सकते हैं। तो सारे ही कथन यहाँ पे उपयुक्त में से सभी कथन आपके सही हैं। और फिर आपने एडवोकेट जनरल भी साथ ही में पढ़ लिया, क्योंकि सेम ही चीज है, बस एडवोकेट जनरल में क्या है कि राज्य सरकार के वकील होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा सॉलिसिटर जनरल के बारे में, बस ये है कि सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए है, सहायता के लिए है, लेकिन इनका कहीं पे भी संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। तुषार मेहता को अभी रीअपॉइंट किया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 3 साल के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है, बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि जैसे मैंने पूछा था कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड 76 के अलावा, अदर देन 76, और कौन कौन सा आर्टिकल है जो कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। छोटा चैप्टर था, कम क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसमें, तो हमने साथ ही में अटॉर्नी जनरल जो कि महान्यायवादी और महाअभिवक्ता, इन दोनों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।